भारत के पास दुनिया का लगभग 18% पॉपुलेशन है, लेकिन अगर फ्रेश वाटर रिसोर्सेज की बात करोगे तो सिर्फ 4%। और अब सिचुएशन और चैलेंजिंग होती जा रही है, क्योंकि बढ़ती पॉपुलेशन, तेजी से होता अर्बनाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन, डेटा सेंटर्स, पावर प्लांट, हर जगह पानी की डिमांड बढ़ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले समय में ना वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंडिंग अब ऑप्शनल नहीं रहने वाली है, क्योंकि चाहे गवर्नमेंट हो, इंडस्ट्रीज हो या सिटीज हो, पानी के बिना ग्रोथ सस्टेन करना मुश्किल है। और शायद इसी वजह से मार्केट अब धीरे धीरे नीशे वाटर इंफ्रा कंपनी की तरफ अटेंशन दे रहा है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियाज अनअवॉइडेबल सेक्टर, और इसमें मैं 3 कंपनियों, स्मॉल कैप कंपनियों पर डिस्कस करने वाला हूं जो कि चुपचाप इस वाटर इंफ्रा थीम से डायरेक्ट बेनिफिट उठा रही है। तो आज की वीडियो में हम वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे और कुछ केस स्टडीज भी मैंने आपके लिए रखी है, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, इंडिया में जिस तरह से अर्बनाइजेशन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है, उस हिसाब से वाटर ट्रीटमेंट और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की डिमांड लगातार बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर हमेशा से ही वाटर का स्ट्रेस रहा है। चाहे आप बात करोगे कि ग्राउंड वाटर लेवल काफ़ी कम है, पॉल्यूटेड रिवर्स है, अनइवन रेन होती है, रेन का कुछ पता नहीं होता, किसी सीजन बहुत अच्छा रेन हो जाता है, किसी सीजन अच्छी रेन नहीं हो पाती। चाहे फिर जो इंडस्ट्रियल यूज केस है वाटर का, वो भी बढ़ता जा रहा है, वो भी एक क्रिटिकल फैक्टर है जो ऑलरेडी इंडिया में वाटर का स्ट्रेस देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में आगे चलते हुए फ्यूचर में वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग करना बिल्कुल ही अनअवॉइडेबल हो जाएगा, और ये सेक्टर अब कोई ऑप्शनल सेक्टर नहीं रहा है। ग्लोबल लेवल पे भी अगर आप देखोगे तो स्ट्रेटेजिक सेक्टर भी ये बनता जा रहा है, और खासतौर पर अभी रिसेंटली हमने देखा जो यूएस और ईरान का वार हुआ, वहां पर डिसैलिनेशन जो प्लांट थे मिडल ईस्ट के, उन पे अटैक होता दिखा। तो अब ये क्लियर कट दिख रहा है कि ये सेक्टर एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर बनता दिख रहा है। और हर तरफ हम जब देखते हैं कि एआई की बात हो रही है, डेटा सेंटर की बात हो रही है, तो अल्टीमेटली इनमें भी वाटर की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। तो जितनी डिमांड इनकी बढ़ेगी, उतनी ही वाटर मैनेजमेंट, वाटर इंफ्रा कंपनियों को भी इंपॉर्टेंस मिलती चली जाएगी। और साथ के साथ अब ये बड़ा क्वेश्चन नहीं है कि यहाँ पर आप स्पेंड करोगे या नहीं करोगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि इस थीम में बेनिफिट कौन सी कंपनी लेगी। हर कंपनी को बेनिफिट होने वाला नहीं है। और वीडियो में आगे बढ़ूं दोस्तों, उससे पहले बता दूं, जब भी हम कभी सेक्टर एनालिसिस करते हैं, किसी कंपनी का एनालिसिस करते हैं, तो मेरा क्लियर पर्पस होता है कि मैं कुछ एजुकेशनल कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर करूं। किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन इस वीडियो के थ्रू मैं नहीं दे रहा हूं। अब वीडियो में आगे बढ़ते दोस्तों, तो इस सेक्टर के साथ पास्ट में काफी कुछ कंसर्न रहते थे। सबसे बड़े जो कंसर्न रहते थे, तो एक तो काफी एग्जीक्यूशन हैवी प्रोजेक्ट है, अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, क्लाइंट क्लियरेंस लेना पड़ता है, फंडिंग की दिक्कत आ जाती है। तो बहुत ज़्यादा इशू इस सेक्टर में रहते थे कि एग्जीक्यूशन का बहुत ज़्यादा रिस्क इस सेक्टर में देखा जाता था। साथ में ज़्यादातर जो काम होता था वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे होता था, तो फिर पेमेंट काफ़ी बहुत ज़्यादा डिले होती थी, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। इसलिए कभी भी इन्वेस्टर्स का ध्यान इस तरफ नहीं गया। लेकिन इस इंडस्ट्री में भी अब काफी कुछ बदलाव आ गए हैं। सबसे बड़ी बात तो लार्ज प्रोजेक्ट आ रहे हैं, अर्बन इंफ्रा को जो पुश मिल रहा है वो इस सेक्टर को काफी हेल्प कर रहा है, और इंडस्ट्रियल ट्रीटमेंट की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। और अगर आप देखेंगे मिडिल ईस्ट जैसी कंट्रियों में डीसैलिनेशन की अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट वहां पर आ रहे हैं। तो ये बात तो पक्की है कि इंडिया में आगे चल के ये सेक्टर बिल्कुल ही अनअवॉइडेबल होता जा रहा है, लेकिन हर कंपनी बेनिफिट नहीं उठाने वाली है। तो कुछ केस स्टडीज पे मैं आप लोगों से बात करूंगा, जिसमें मैं 3 कंपनियों पे, 3 स्मॉल कैप कंपनियों पे बात करने वाला हूं। एक तो नीशे टेक कंपनी है इस फील्ड में, दूसरी एक हिडन इंफ्रा प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराती है, जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट्स, वहां पर उनके प्रोडक्ट यूज होते हैं। उसके बाद एक लार्ज डिसैलिनेशन और वेस्ट वाटर प्रोजेक्ट्स पे कंपनी काम करती है, ईपीसी कंपनी है, उसकी भी मैं बात करने वाला हूँ। तो एक एक करके केस स्टडीज की बात करते हो। तो सबसे पहली कंपनी दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ जैश इंजीनियरिंग लिमिटेड की। ये क्रिटिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हैं, जितने भी वाटर से रिलेटेड इंफ्रा प्रोजेक्ट होते हैं, चाहे आप वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की बात करोगे, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की बात करोगे, रिसाइकलिंग की बात करोगे, डिसैलिनेशन प्रोजेक्ट्स की बात करोगे, तो फिर यहाँ पर इनके प्रोडक्ट के बिना वहां पर काम करना काफी डिफिकल्ट होता है। इनके की प्रोडक्ट्स की बात करो तो वाटर कंट्रोल गेट्स एंड वॉल्स प्रोवाइड कराते हैं, स्क्रीनिंग इक्विपमेंट प्रोवाइड कराते हैं, डिसैलिनेशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स इनके, और स्लज हैंडलिंग सिस्टम भी ये प्रोवाइड कराते हैं। जैस इंजीनियरिंग की सबसे खास बात है कि ग्लोबल लेवल पे अपने आप को काफी एक कम्पिटेटिव कंपनी इन्होंने बनाया हुआ है। ग्लोबल प्रेजेंस बहुत अच्छी है इनकी, लगभग 62% जो आज के टाइम पे रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से आता है, और यूएस में लगभग 35% का एक्सपोजर है। बाकी एक्सपोजर इनका मिडल ईस्ट और यूरोप में है। करंट ऑर्डर बुक भी काफी स्ट्रॉन्ग है कंपनी की, लगभग 923 करोड़ का करंट का ऑर्डर बुक है इनका। हाल फिलहाल में स्टॉक ने कुछ ज्यादा अच्छा परफॉर्म करके नहीं दिया था, उसका सबसे बड़ा रीजन था कि बिजनेस में काफी हेडविंड चल रहे थे, और खासतौर पर यूएस का जो टैरिफ का इशू था, क्योंकि यूएस में इनका 35% बिजनेस आता है, तो वहां पर जब टैरिफ की दिक्कतें चल रही थी तो काफी ज्यादा बिजनेस में हिट मिलती दिखी है इनको।
और मार्जिन भी कंपनी 18-20% के मार्जिन करती थी, वापस से गिर के मार्जिन अभी 10-11% के मार्जिन आ गए कंपनी के, तो वहां पर हिट लगी है। और रेवेन्यू का गाइडेंस भी कंपनी ने कम किया है, जो कि इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं आया, इसलिए थोड़ा सा वैल्यूएशन वाइज कंपनी करेक्ट होती दिखी है। अब आगे इसमें ग्रोथ के ट्रिगर क्या रहेंगे, तो आगे जिस हिसाब से कंपनी बोल रही है कि अब चीजें भी दिख रही है, हमें भी विजिबल हो रहा है कि इंडिया और यूएस की ट्रेड डील हो सकती है, तो जैसे ही ये टैरिफ के दिक्कत स्टेबलाइज होती दिखेगी तो वापस से बिजनेस बाउंस करेगा इनका। मैनेजमेंट इस बात को लेकर काफी कॉन्फिडेंट है। साथ ही जो सऊदी अरेबिया में ये एक्सपेंशन कर रहे हैं, डिसैलिनेशन प्लांट्स में ये काम अपना बढ़ा रहे हैं, तो वहां से भी काफी ज्यादा इनको भी अच्छा बिजनेस आने की उम्मीद है, और ये अपना एक ऑफिस भी वहां पर ओपन कर रहे हैं। लेकिन अभी भी जो की रिस्क रहेगा इसमें यही रहेगा कि कितनी जल्दी यूएस का इशू सेटल हो जाता है, कि कैसे अपने आप को एक्सपेंड करते हैं ये सऊदी में, और एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी कितनी अपनी इंप्रूव करते हैं, वो काफी देखने वाली बात होगी, और कितनी जल्दी इनके मार्जिन इंप्रूव करते हैं। तो ये कुछ की पॉइंट्स है जो इन्वेस्टर को मॉनिटर करने चाहिए। अगर फंडामेंटल्स की बात करूं तो मार्केट कैप इसका 2389 करोड़ का है, पी मल्टीपल 43 का है, आरओसी 25%, 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ आप देखोगे 34%, सेल्स ग्रोथ देखोगे 5 साल की तो 21% के कैगर से ग्रो हुई है। डेट टू इक्विटी कंफर्टेबल है 0.25 का है, प्रमोट होल्डिंग 43% है, डिविडेंड कंपनी ज़्यादा देती नहीं है, 0.5% का डिविडेंड यील्ड है। फ्री कैश फ्लो 10 करोड़ का लास्ट ईयर के हिसाब से अगर आप बात करोगे। ईवी टू अबीटा लगभग 22 का है, पैग रेशो 1 का है, जो कि काफी कंफर्टेबल माना जाता है। अगर आप जब भी 1.5 से नीचे का पैग रेशो होता है तो उसे अच्छा माना जाता है। और करंट प्राइस का चल रहा है 378 रुपीज का। अब बढ़ते हैं अगली कंपनी की ओर, आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज अपने आप में कंप्लीट वाटर इकोसिस्टम सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, क्योंकि ये इंजीनियरिंग का काम भी करते हैं, O&M का काम भी करते हैं, केमिकल्स भी प्रोवाइड कराते हैं, वाटर ट्रीटमेंट के केमिकल्स है, इनकी रेजिन है, मेम्ब्रेन है, इसके साथ साथ कुछ कंज्यूमर प्रोडक्ट का भी लगभग 10% का बिजनेस वहां से आता है। लेकिन इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो इंजीनियरिंग से है, जो कि इनके पूरे रेवेन्यू का 61% है। अब इनके प्रोजेक्ट कैसे होते हैं, तो ये वाटर ट्रीटमेंट में है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में है, रिसाइकलिंग में है, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज में है, डिसैलिनेशन में है, स्पेशलिटी केमिकल, रेजिन, मेम्ब्रेन, ये सब प्रोवाइड कराने में काफी बड़े प्लेयर है इंडिया में, और एक कंप्लीट इकोसिस्टम जैसे मैंने आपको पहले बोला वाटर ट्रीटमेंट में ये प्रोवाइड कराते हैं। अब मैनेजमेंट ने ना बार बार हाईलाइट किया है जो नए सेक्टर उभर के आ रहे हैं, जो इमर्जिंग सेक्टर है, जैसे हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर, सोलर, डेटा सेंटर, क्रिटिकल मिनरल्स, डिसैलिनेशन प्रोजेक्ट्स, तो ये काफी इमर्जिंग सेक्टर है। और ये कंपनी कह रही है कि यहाँ से अब जो वाटर मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट तो इनको भी पड़ती है, चाहे सेमीकंडक्टर हो, डेटा सेंटर हो, इनको भी वाटर मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि कूलिंग सिस्टम्स वहां पे होते हैं, वाटर का पूरा सिस्टम मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो फिर ये कंपनी का फोकस इस तरफ ज्यादा है, इमर्जिंग सेक्टर्स की तरफ धीरे धीरे ज्यादा है, जो इसको काफी एक यूनिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराते हैं। ग्लोबल प्रेजेंस ऑलरेडी इस कंपनी काफी अच्छी, 35% अपने रेवेन्यू का ये एक्सपोर्ट से निकालते हैं। और रिसेंट में कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी बहुत ज्यादा करेक्शन देखने को मिली। उसका क्या रीजन था कि एक तो इनके जो टेंडर बिजनेस है वहां पर लगातार डिले देखनी जा रही थी, जो करंट के इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहां पर एग्जीक्यूशन डिले हो रहा था, तो ये कुछ फैक्टर थे जिसकी वजह से आयन एक्सचेंज ने रिसेंट में अंडर परफॉर्म किया। अगर फ्यूचर ग्रोथ ट्रिगर्स की बात करूं आयन एक्सचेंज में, तो एक तो जो इनका रोहा रेजिन का प्लांट है वहां से अब धीरे धीरे उम्मीद बढ़ रही है कि एक्सपोर्ट और मार्जिन को हेल्प मिलती दिखेगी। साथ में जो इमर्जिंग सेक्टर मैंने अभी आपको बात की, इसमें काफी ज्यादा कंपनी का फोकस है। मैनेजमेंट बार बार बोल रही है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज ये तलाश रहे, तो यहाँ से चाहे सेमीकंडक्टर की बात हो, डेटा सेंटर की बात हो, डिसैलिनेशन प्रोजेक्ट्स की बात हो, तो यहाँ से इस कंपनी को काफी ज्यादा हेल्प मिलती दिखेगी, नए नए प्रोजेक्ट्स इनको मिलते दिखेंगे। ऑलरेडी सोलर में तो एक बड़ा प्रोजेक्ट 250 करोड़ के करीब का ये इन्होंने एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया है। अभी के टाइम पे अगर इंजीनियरिंग के ऑर्डर बुक की बात करोगे तो 2833 करोड़ के ऑर्डर है इनके, और जो बिड पाइपलाइन में है लगभग 9500 करोड़ के ऑर्डर वहां पर है। फंडामेंटल्स देखोगे आयन एक्सचेंज के तो मार्केट कैप 5700 करोड़ का है, पी 29 का है, आरओसी की बात करोगे 22%, 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे 17%, 5 साल की सेल्स ग्रोथ 13%, डेट टू इक्विटी 0.33 का है, प्रोमोटर होल्डिंग 25% है, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग है इस कंपनी में, डिविडेंड कंपनी ज्यादा देती नहीं है, फ्री कैश फ्लो थोड़ा नेगेटिव है लास्ट ईयर के हिसाब से, ईवी टू एबिटा 17, पैग रेशो की बात करोगे 3.47 है, क्योंकि रिसेंट में कंपनी की थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस रही है, उस वजह से पैग रेशो थोड़ा हायर साइड पे आपको दिख रहा है। करंट प्राइस का चल रहा है 389 रुपीज का। अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी कंपनी को, वाटेक वाबाग, एक लीडिंग ग्लोबल वाटर टेक्नोलॉजी कंपनी है ये, और ग्लोबल प्रेजेंस बहुत ज्यादा है इसकी, इंडिया से बाहर काफी अच्छा नाम है इस कंपनी का। अगर डिसैलिनेशन प्रोजेक्ट की बात करते हो, खासतौर पर मिडल ईस्ट में बहुत अच्छा होल्ड है इस कंपनी का।
ईपीसी प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा रेवेन्यू मिक्स का पार्ट है, लगभग 82% रेवेन्यू वहाँ से आता है। डिसैलिनेशन प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, अल्ट्रा प्योर वाटर प्रोजेक्ट्स, वाटर रिसाइकलिंग, इसमें काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट ये कंपनी उठाती है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है ग्लोबल लेवल पे इनका, तो लगभग 25 कंट्रीज में इनका बिजनेस फैला हुआ है और अपने रेवेन्यू का 50% रेवेन्यू ये इंटरनेशनल मार्केट से कवर करते हैं। अभी के टाइम पे इस कंपनी का भी जो फोकस जा रहा है वो इमर्जिंग सेक्टर की तरफ जा रहा है, जैसे सेमीकंडक्टर, सोलर, अल्ट्रा प्योर वाटर, डेटा सेंटर्स। तो ये कंपनी भी अब अपनी कौन में लगातार इन सेक्टर्स की बात कर रही है कि यहाँ पर जो वाटर मैनेजमेंट के जो प्रोजेक्ट्स है यहाँ पर नीड पड़नी है, तो ये कंपनी को भी काफ़ी अच्छे यहाँ से ऑर्डर मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अभी के टाइम पे भी इनकी ऑर्डर बुक ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग है, 16,300 करोड़ की ऑर्डर बुक है इनकी। और रिसेंट में वाटेक वाबा के जो स्टॉक प्राइस में अंडर परफॉर्मेंस थी, इसका सबसे बड़ा रीजन था एक तो प्रोजेक्ट्स में एग्जीक्यूशन डिले थे, काफी बड़े प्रोजेक्ट होते हैं तो एग्जीक्यूशन में अप्रूवल्स और फंडिंग की दिक्कत होती है तो डिले हो जाता है। डेट कंपनी पे बहुत ज्यादा था, लेकिन हाल फिलहाल में मैनेजमेंट ने डेट को कम किया है और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के साथ रिस्क बना ही रहता है। अभी रिसेंट में आप देखोगे जो ग्लोबल वार चल रहा है, मिडिल ईस्ट में दिक्कतें हैं, तो इन जैसी कंपनियों को फिर दिक्कत आती है जो वहां पर प्रोजेक्ट कर रही है। फ्यूचर ग्रोथ ट्रिगर की बात करोगे तो मिडिल ईस्ट का जो डिसैलिनेशन के नए प्रोजेक्ट्स इनको मिल रहे हैं वो काफी पॉजिटिव है कंपनी के लिए, तो कंपनी का फोकस उस तरफ है। और जो इमर्जिंग सेक्टर है, जैसे मैंने आपको बताया बाकी कंपनी की तरह इसका भी ध्यान इमर्जिंग सेक्टर की तरफ ज्यादा है, तो ये ग्रोथ ट्रिगर रह सकते हैं। लेकिन बड़ी बात ये होगी कि किस तरह से अब ये टेंशन सेटल आउट होती है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में काफी अच्छा काम ये कंपनी करती है, तो वहां देखना पड़ेगा यूएस ईरान वार किस तरफ जाता है, वो थोड़ा सा एक देखने वाली बात होगी कब वो स्टेबलाइज होता है। फंडामेंटल्स की बात करो तो मार्केट कैप 8,500 करोड़ का है, पी मल्टीपल 24, आरओसी 19% का है, 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 26% का कैगर है, 5 साल की सेल्स ग्रोथ 5% है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनइवननेस पिछले कुछ टाइम से देखी गई थी जो इनके एग्जीक्यूशन डिले होते चले गए थे। डेट टू इक्विटी कंफर्टेबल है, 0.10 का है, प्रमोटर होल्डिंग 19% है, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है इस कंपनी में। डिविडेंड यील्ड कंपनी को ज़्यादा डिविडेंड देती नहीं है। फ्री कैश फ्लो 351 करोड़ का है, क्योंकि नेट कैश पॉजिटिव कंपनी लगातार होती चली जा रही है अब। और ईवी टू एबिटा 14 का है, पैग रेशो 1 से नीचे है इसका, और करंट प्राइस का चल रहा है 1369 रुपीज का। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इस सेक्टर में वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में क्या क्या रिस्क है। तो सबसे बड़ा रिस्क तो एग्जीक्यूशन हैवी सेक्टर है, अप्रूवल्स, क्लियरेंस, फंडिंग, क्लाइंट क्लियरेंस कब देगा, फंडिंग का इशू ना हो जाए, लगातार अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं बहुत सारे, तो उसकी वजह से बहुत से प्रोजेक्ट डिले हो जाते हैं। और जब डिले होते हैं तो फिर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो वहां पर स्ट्रेस आता है। ज्यादा जो प्रोजेक्ट होते हैं वो गवर्नमेंट के साथ होते हैं, गवर्नमेंट पे डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, और जब गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं तो सबसे बड़ा जो वहां पर इशू होता है वो पेमेंट का होता है। ऑर्डर इनफ्लो में भी काफी वोलेटिलिटी रहती है, कभी किसी क्वार्टर में बहुत ज्यादा ऑर्डर मिल जाते हैं, किसी क्वार्टर में बहुत कम ऑर्डर मिलते हैं, तो अनइवननेस रहती है, आप क्वार्टर टू क्वार्टर इसको कंपेयर नहीं कर सकते। साथ ही कंपटीशन बहुत ज्यादा है, जब भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं तो वहां पर बिडिंग सिस्टम होता है, और टेंडर बिडिंग में क्या होता है कि जो सबसे लोएस्ट कोट करता है उसको बोलते हैं L1 बिडर, तो जो L1 बिडर होता है उसको प्रोजेक्ट मिलता है। तो अपने आप को L1 बिडर बनाने के लिए मार्जिन में बहुत ज्यादा कंपनी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। जितने भी कंपटीटर होते हैं हर कोई ये सोचता है मैं सबसे लोएस्ट प्राइस बिड कर दूं, उसके चक्कर में मार्जिन हर किसी के कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, तो वहां पर बड़ी दिक्कत आती है कि मार्जिन सस्टेन करना इस इंडस्ट्री में थोड़ा मुश्किल बात है। और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स का रिस्क, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो जिस तरह का अभी ग्लोबल सेंटीमेंट चल रहे हैं, वार की सिचुएशन चल रही है, यूएस ईरान इजराइल के बीच में वार चल रहा है, तो वहां से ग्लोबल प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने में दिक्कत आती है, ये रिस्क हमेशा रहेगा ही रहेगा। और साथ ही अब ये सेक्टर एक नेसेसिटी से भी ऊपर बढ़ के एक स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया किसी कंट्री के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लगातार लॉन्ग टर्म बेसिस पे इस सेक्टर की डिमांड बढ़ती चल जाएगी, और जितने ये एआई, डेटा सेंटर, सोलर, इनकी हम बात करेंगे तो वहां पर वाटर मैनेजमेंट भी बहुत क्रिटिकल इशू रहेगा। तो ये देखने वाली बात होगी कि अगर आप इस सेक्टर को मॉनिटर कर रहे हैं तो आगे ये सेक्टर कैसे करता है, आपको लगातार देखना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने वाटर इंफ्रा थीम पे बात की, इस सेक्टर में कौन कौन सी कंपनियां अच्छी कर रही है, कुछ केस स्टडीज में हमने की। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें बताना, और नेक्स्ट कौन सा सेक्टर में अपनी वीडियोज में एनालाइज करूँ मुझे कमेंट में जरूर लिखना। और अगर आप हमारी फ्री कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।